पुलिस किसी व्यक्ति की तलाशी लेती है और उसके पास से ठीक 6,600 रुपए कैश मिलता है। हाँ, आमतौर पर देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन पुलिस इस आम सी घटना को एक बहुत ही अजीब मोड़ दे देती है। वो क्या करते हैं कि कागजों पर इस 6,600 की रकम को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब 1,600, 1,800 और 3,200 रुपए। अच्छा। और इसके बाद इन्हीं 3 मनगढ़ंत रकमों के आधार पर उस आदमी के खिलाफ चोरी के 3 अलग-अलग फर्जी मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। वेट, ये तो सीधा-सीधा फंसाने वाली बात हो गई। वही तो, ऐसा क्यों किया गया? ताकि उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर एक आदतन अपराधी यानी हैबिचुअल ऑफेंडर साबित किया जा सके और एक स्पेशल कानून का इस्तेमाल करके उसे उसी के शहर से बाहर निकाल दिया जाए। मतलब ये किसी फिल्म की कहानी नहीं लग रही, लेकिन दोस्तों ये एक बिल्कुल असली घटना है जहां आखिरकार अदालत को दखल देना पड़ा। और आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे पुलिस का बेहद दुर्भावनापूर्ण यानी मलिशियस कार्य माना था। क्योंकि आज जिस विषय पर हम ये गहरी चर्चा कर रहे हैं ना, वो कोई साधारण कानून नहीं है। हाँ, ये है उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 यानी यूपी कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट। ये वही कानूनी ढांचा है जो प्रशासन को इतनी अजीम शक्ति देता है कि वो किसी नागरिक को बिना किसी लंबी अदालती प्रक्रिया के उसके ही घर से निर्वासित कर दे, मतलब ताड़ी पार कर दे। एग्जैक्टली। और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस कानून को एकदम लेक्चर के रूप में समझें। हम एक एक सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जो भी सीखने वाले या लॉ के स्टूडेंट्स इस ऑडियो को सुन रहे हैं उनका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हम उन्हें इस कानून का हर एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें वो बुनियादी फर्क समझना होगा जो इस कानून को हमारे आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड जैसे नॉर्मल कानूनों से अलग बनाता है। हाँ, देखिए, हमारे जो सामान्य कानून होते हैं ना, वो दंडात्मक यानी प्यूनिटिव होते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई अपराध हो जाता है तब पुलिस जांच करती है, कोर्ट में केस चलता है और फिर आखिर में सजा मिलती है। सही। लेकिन ये जो गुंडा एक्ट है, ये एक निवारक यानी प्रिवेंटिव कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध होने के बाद सजा देना नहीं है, बल्कि किसी संभावित खतरे को पहले ही रोकना है, जिसे अंग्रेजी में प्रिवेंटिव डिटेंशन या एक्सटर्नमेंट लॉ कहते हैं ना। एग्जैक्टली। इसका पूरा लॉजिक इस बात पर टिका है कि अगर कोई व्यक्ति समाज की शांति व्यवस्था के लिए, जिसे हम पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, उसके लिए एक क्लियर खतरा बन गया है, तो प्रशासन उसे अपराध करने का मौका ही ना दे। इसे अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी से समझाऊं, जैसे स्कूल की किसी क्लास में जब कोई बच्चा लगातार अनुशासन तोड़ता है और दूसरे बच्चों को डराता है, तो उसे कुछ वक्त के लिए क्लास से सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि बाकी बच्चे शांति से पढ़ सकें। ठीक उसी तरह समाज की सुरक्षा के लिए ये प्रिवेंटिव कानून बनाया गया था। लेकिन इसका दायरा क्या है? अगर हम टेक्निकली बात करें तो सेक्शन 1 और 2 में क्या प्रावधान है? देखिए, सेक्शन 1 यानी धारा 1 तो बस इतना क्लियर करती है कि ये अधिनियम पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगा। लेकिन जो असली कहानी शुरू होती है वो धारा 2B से होती है, जहां गुंडा शब्द को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। अच्छा, तो कानून की नजर में गुंडा है कौन? अगर हम इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस कानून में 11 श्रेणियां यानी कैटेगरीज बनाई गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो खुद या किसी गैंग के सदस्य के रूप में आदतन अपराध करता है, वो इस डेफिनेशन में आ सकता है। हमारे नोट्स में आईपीसी की बहुत सी धाराओं का जिक्र है, पर अगर आम भाषा में कहें तो ये किन लोगों को टारगेट कर रहा है? मुख्य रूप से 3 तरह के अपराधी इसमें आते हैं। पहला, जो इंसानी शरीर के खिलाफ आदतन अपराध करते हैं, जैसे हत्या का प्रयास या किडनैपिंग। ओके। दूसरा, जो प्रॉपर्टी के खिलाफ अपराध करते हैं, जैसे लूट, एक्सटॉर्शन या डकैती। और तीसरा, जो लोग समाज में नफरत फैलाते हैं या दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो इलीगल शराब के धंधे में है या आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम में कम से कम 3 बार सजा पा चुके हैं, यानी जो लोग हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। लेकिन एक श्रेणी ऐसी है जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इसमें लिखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आम छवि समाज के लिए खतरनाक हो। हाँ। मतलब जनरली रिप्यूटेड टू बी डेस्परेट एंड डेंजरस। ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव बात हो गई ना। क्या इसका मतलब ये है कि किसी पर भी सिर्फ खतरनाक होने की धारणा के आधार पर यह एक्ट लगाया जा सकता है? देखिए, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कानून का सबसे विवादित हिस्सा है। विधायिका ने जानबूझकर इस परिभाषा को इतना ब्रॉड रखा है क्योंकि कई बार एक अपराधी इतना शातिर होता है कि वो टेक्निकली किसी केस में फंसता ही नहीं है, पर पूरा मोहल्ला जानता है कि वो खतरनाक है। बिल्कुल। तो ये प्रोविजन पुलिस को उस पर कार्रवाई करने का आधार देता है। लेकिन दूसरी तरफ यही ब्रॉडनेस इसकी मिसयूज का सबसे बड़ा कारण भी बनती है, क्योंकि छवि खराब होने का पैमाना हर पुलिस वाले के लिए अलग हो सकता है ना। सही बात है। और मुझे ये भी याद आ रहा है कि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्पेसिफिकली यूपी की लोकल समस्याओं के लिए जोड़े गए थे, जैसे टाउट और हाउस ग्रैबर। हाँ जी, टाउट यानी वो व्यक्ति जो सरकारी दफ्तरों या अदालतों के बाहर दलाली करता है और लोगों को परेशान करता है, और हाउस ग्रैबर यानी वो भू माफिया जो खाली पड़ी जमीनों या मकानों पर इलीगल कब्जा कर लेते हैं। बाद में इसमें गोकाशी यानी काउ स्लॉटर, पशु क्रूरता और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी जोड़ दिया गया। तो अब हमारे पास एक क्लियर पिक्चर है कि गुंडा किसे माना जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस डेफिनेशन में फिट बैठता है, तो प्रशासन अगला कदम क्या उठाएगा? यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन 3 पर, जो मेरे हिसाब से इस कानून की सबसे क्रिटिकल धारा है, जिसे आम भाषा में हम तड़ी पार करना कहते हैं। आपने सही कहा। सेक्शन 3 इस पूरे कानून का इंजन है। इसी के तहत जिला मैजिस्ट्रेट यानी डीएम को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है। लेकिन डीएम मनमाने ढंग से किसी को शहर से बाहर नहीं निकाल सकता। इसके लिए 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का एक साथ पूरा होना जरूरी है। 3 शर्तें। अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो किसी को उसके ही घर से निकालने के लिए साबित करना जरूरी होगा कि वो सच में बहुत बड़ा खतरा है ना? सिर्फ छोटी मोटी चोरी के लिए तो दाढ़ी पार नहीं कर सकते। वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त यह है कि उस व्यक्ति का गुंडा होना साबित होना चाहिए, यानी वो धारा 2B की किसी कैटेगरी में आता हो।
दूसरी शर्त उस व्यक्ति के कामों से समाज में अलार्म या खतरा पैदा हो रहा हो या आगे ऐसी पूरी संभावना हो। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त इस पूरी प्रक्रिया की आत्मा है, वो ये कि उस आदमी का खौफ इतना ज्यादा हो कि गवाह डर के मारे उसके खिलाफ पब्लिकली गवाही देने के लिए आगे ही नहीं आ रहे हो। ओह अच्छा, यानी लोग गवाही देने से डरते हो। एग्जैक्टली क्योंकि अगर गवाह अदालत में आने को तैयार है तो फिर तो आम क्रिमिनल ट्रायल चल सकता है ना। प्रिवेंटिव कानून की जरूरत ही तब पड़ती है जब कानूनी सिस्टम गवाहों के डर के कारण एक तरह से पंगु हो गया हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तब डीएम एक रिटन नोटिस इशू करता है जिसमें आरोपों का जनरल नेचर बताया जाता है। उसके बाद आरोपी को अपना एक्सप्लेनेशन देने और वकील से परामर्श करने का मौका मिलता है। और अगर डीएम उस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं होता तो वो एक फाइनल ऑर्डर निकालता है। इस ऑर्डर के तहत व्यक्ति को मैक्सिमम 6 महीने के लिए जिला या उसके किसी हिस्से से बाहर जाने का निर्देश दिया जाता है। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। अगर आपको ये डिटेल्ड लेक्चर स्टाइल डीप डाइव पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपके कानूनी कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही दमदार तरीके से क्लियर होते रहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण ऑडियो आपसे कभी मिस ना हो। बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वापस आते हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सवाल आ रहा है। हमने कहा कि तीसरी शर्त यह है कि गवाह डर के मारे गवाही नहीं दे रहे हैं। हाँ। पर अगर गवाही नहीं है तो डीएम के सामने ये साबित कैसे होता है कि व्यक्ति डेंजरस है? सबूत कहाँ से आते हैं? ये चीज हमें धारा 8 यानी सेक्शन 8 की तरफ ले जाती है, जो सच में मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। धारा 8 सच में इस अधिनियम को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। देखिए, नॉर्मल कोर्ट्स में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लागू होता है। ये एक्ट तय करता है कि क्या सबूत माना जाएगा और क्या नहीं। लेकिन धारा 8 क्लियर कहती है कि इस गुंडा एक्ट की प्रोसीडिंग्स में इंडियन एविडेंस एक्ट लागू ही नहीं होगा। वेट, क्या? इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। मतलब अगर एक एनालॉजी लें, अदालत एक वीआईपी क्लब की तरह है जहां एंट्री के लिए आपको ओरिजिनल आईडी और ठोस प्रूफ चाहिए। लेकिन ये गुंडा एक्ट किसी क्लब के बाउंसर की तरह है। बाउंसर को अगर किसी खुफिया सोर्स से पता चल जाए या सिर्फ अंदेशा हो जाए कि आप झगड़ा करने वाले हैं तो वो बिना किसी ठोस सबूत के आपको क्लब से बाहर फेंक सकता है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। धारा 8 डीएम को पावर देती है कि वो किसी भी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है जिसका कुछ भी प्रोबेटिव वैल्यू हो, जैसे पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी की एंट्री, किसी मुखबिर की रिपोर्ट या फिर कोई बिना नाम की शिकायत भी। मतलब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली बात ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रिवेंटिव प्रोसेस है। प्रशासन को बस एक लॉजिकल एप्रीहेंशन यानी तार्किक अंदेशा चाहिए होता है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी पावर है। अब फर्ज कीजिए डीएम ने उस बाउंसर की तरह किसी को जिले से बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर डीएम का डिसीजन गलत हो या वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रहा हो, अगर मैं गलत तरीके से ताड़ीपार हो गया हूं तो मैं अपील कहां करूंगा? क्या मैं सीधे जज के पास जा सकता हूं? यहीं पर धारा 6 यानी सेक्शन 6 पिक्चर में आता है, जो अपील के बारे में है। अगर किसी को लगता है कि ऑर्डर गलत है तो वो ऑर्डर की डेट से 15 दिन के भीतर कमिश्नर के पास अपील कर सकता है, किसी कोर्ट या जज के पास नहीं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक लॉजिकल समस्या दिख रही है। डीएम एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कमिश्नर भी सरकार का ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, यानी प्रशासन के एक अफसर की शिकायत वो प्रशासन के ही दूसरे बड़े अफसर से की जा रही है। इसमें जुडिशरी या किसी इंडिपेंडेंट जज का रोल क्यों नहीं है? इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। विधायिका ने ना जानबूझकर जजेस को इस प्रोसेस से बाहर रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आम अदालती प्रक्रिया में एक नेचुरल डिले होता है, वो धीमी होती है। अगर किसी दंगाई को तड़ेपार करने का ऑर्डर मिले और वो कोर्ट चला जाए तो कोर्ट में तारीखें पड़ेंगी, महीनों बहस होगी, तब तक तो वो दंगा करवा चुका होगा ना। अच्छा, राइट। प्रिवेंटिव कानून का पूरा स्ट्रक्चर ही स्पीडी एक्शन पर बेस्ड है, इसलिए अपील का हक भी एग्जीक्यूटिव को दिया गया ताकि तुरंत फैसला हो सके। यहाँ इफेक्टिवली समाज की सुरक्षा के लिए एक नागरिक की सिविल लिबर्टीज के साथ थोड़ा समझौता किया गया है। वही तेज सुरक्षा वर्सेस नागरिक स्वतंत्रता की पुरानी लड़ाई। खैर, अगर कोई व्यक्ति तड़ीपार हो ही गया है तो क्या वो उन 6 महीनों में किसी भी हाल में वापस नहीं आ सकता? आ सकता है, और इसके लिए सेक्शन 4 में एक छोटी सी खिड़की है। अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है या किसी की डेथ हो गई है तो डीएम उसे एक टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ शर्तों के साथ आने की परमिशन दे सकता है, जैसे कि उसे सुबह शाम पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी पड़ेगी। और क्या ये 6 महीने का ऑर्डर आगे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, धारा 5 यानी सेक्शन 5 डीएम को ये पावर देती है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो तो डीएम इस पीरियड को और बढ़ा सकता है, लेकिन टोटल मिलाकर ये किसी भी हाल में 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। 2 साल? 2 साल तो किसी को अपने घर और फैमिली से दूर रखने के लिए बहुत लंबा वक्त होता है। होता तो है, और धारा 7 के तहत डीएम या कमिश्नर उस व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भी भरवा सकते हैं ताकि ऑर्डर का पालन हो। कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी सश्रम कारावास और जुर्माना हो सकता है। ये काफी सीरियस पनिशमेंट है। और पुलिस को भी तो सेक्शन 11 के तहत कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है ना? बिल्कुल, अगर तादीपार व्यक्ति जिले में घूमता हुआ दिख जाए तो पुलिस बिना किसी वारंट के उसे तुरंत अरेस्ट कर सकती है और उसे जबरदस्ती जिले की सीमा से बाहर छोड़कर आ सकती है। और क्योंकि ये कानून ऑफिसर्स को इतनी अजीम पावर्स देता है तो उन्हें प्रोटेक्ट करना भी जरूरी होगा। इसके लिए सेक्शन 13 और 14 है ना? हाँ, धारा 13 और 14 ऑफिसर्स को इम्यूनिटी यानी कानूनी संरक्षण देते हैं। मतलब अगर किसी अधिकारी ने गुड फेथ यानी सद्भावना में कोई एक्शन लिया है तो उसके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो दोस्तों, ये था इस एक्ट का पूरा टेक्निकल फ्रेमवर्क। एकदम लेक्चर के फॉर्म में हमने ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कवर कर लिया। ये काफी तगड़ी मशीनरी लगती है माफिया और गुंडों को कुचलने के लिए। लेकिन जमीन पर इसकी सच्चाई क्या है? हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसका असली इस्तेमाल और दुरुपयोग दोनों ही काफी भयानक है। सही बात है, हमें दोनों पहलू देखने चाहिए। एक तरफ ये एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। जैसे यूपी के सहारनपुर में इलीगल माइनिंग माफिया का आतंक था, पुलिस ने इस एक्ट का यूज करके 10 लोगों के एक इंटरस्टेट माइनिंग सिंडिकेट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। ये तो एक पॉजिटिव उदाहरण हुआ,
लेकिन दूसरी तरफ अगस्त 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था। जी। कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इस कानून का रैम्पेंट मिसयूज हो रहा है, मतलब बहुत बुरी तरह दुरुपयोग। उन्होंने डीएम लेवल के ऑफिसर्स को डांट लगाई कि वो इस पावर का इस्तेमाल बहुत ही कैजुअल और कप्रीशियस वे में कर रहे हैं। कोर्ट का गुस्सा इस बात पर था कि प्रशासन सिर्फ किसी एक छोटी सी घटना या सॉलिटरी केस के आधार पर लोगों को गुंडा घोषित कर रहा था। कोर्ट ने क्लियर किया कि किसी पर गुंडा होने का थप्पा लगाने से पहले उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक करना जरूरी है। सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर किसी को तड़ीपार करना आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है। और हमने जो शुरू में कपिल रैदास का केस डिस्कस किया था 6,000 रुपए वाला, वो इसी मनमानी का प्राइम एग्जाम्पल है ना। जब पुलिस को फंसाना होता है तो वो इस एक्ट की इतनी ब्रॉड डेफिनेशन का कैसे भी मिसयूज कर लेती हैं। इसके अलावा हमारे नोट्स में कुछ सोशल एक्टिविस्ट्स और जर्नलिस्ट के केसेस भी थे। हाँ, जैसे जर्नलिस्ट जाकिर अली त्यागी, उन पर गोकशी का आरोप लगाकर गुंडा एक्ट थोप दिया गया, जबकि उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था। उन्हें 7 महीने तक घर से बाहर रहना पड़ा। ऐसे ही एक एक्टिविस्ट थे गंभीर प्रसाद, जो जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन पर भी ये एक्ट लगा दिया गया। यानी जहां भी प्रशासन किसी आवाज को दबाना चाहता है, वहां ये एक्ट एक कानूनी शॉर्टकट बन जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग मुझे लगा कैलाश जायसवाल का केस, जिसमें खुद गोरखपुर के डीएम कटघरे में आ गए थे। वो केस तो सच में एक स्टडी मटेरियल है। उसमें जायसवाल के पास प्रॉपर्टी का लीगल कब्जा था, जो उसे सिविल कोर्ट से मिला था, लेकिन प्रशासन वो जमीन हथियाना चाहता था। जब वो लीगल तरीके से हार गए तो डीएम ने अपनी पावर का मिसयूज करके जायसवाल को सीधे गुंडा एक्ट का नोटिस पकड़ा दिया। ये तो सीधा कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन हो गई। फिर क्या हुआ इसका? हाई कोर्ट ने इसको बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने न सिर्फ उस नोटिस को रद्द किया, बल्कि उस तत्कालीन डीएम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। ये अपने आप में एक मिसाल बन गई कि पावर्स का अंधा इस्तेमाल अब कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ एक और बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन निकल कर आता है, जिसे हम बेल नॉट जेल प्रॉब्लम कहते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि पुलिस अक्सर अपने पेंडिंग केसेस की गिनती कम करने के लिए इस एक्ट का मिसयूज करती है। देखिए, होता क्या है, थानों पर प्रेशर होता है, तो पुलिस वाले जल्दी जल्दी में इनकम्प्लीट गैंग चार्ट्स बना देते हैं। बिना किसी ठोस जानकारी के रैंडम लोगों पर गुंडा एक्ट लग जाता है, और क्योंकि ग्राउंड वर्क इतना वीक होता है, कोर्ट आराम से बेल दे देती है। मतलब जो कानून बड़े माफिया नेटवर्क को तोड़ने के लिए बना था, वो सिर्फ थानों का पेपर वर्क पूरा करने के काम आ रहा है। इससे ना सुरक्षा हो रही है, ना ही गुंडों में डर पैदा हो रहा है। बिल्कुल सही। जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आम मामलों में यूज होने लगे तो वो अपनी धार खो देता है। तो इस पूरे गहन विश्लेषण का क्या निचोड़ निकलता है? एक बात तो क्लियर है कि उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये तगड़े माफिया और ड्रग सिंडिकेट्स को तोड़ने का पावर देता है, जहां कोर्ट के स्लो प्रोसेस का वेट करना जनता के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एविडेंस एक्ट का ना लगना, खतरनाक छवि जैसी ब्रॉड टर्म्स और अपील सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास होना, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां लोग आपसी दुश्मनी निकालने या आवाजों को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। और इसीलिए इस तरह के लॉज को बारीकी से और डीपली समझना इतना जरूरी है दोस्तों, जिसके लिए आज हमने ये एक लेक्चर की तरह पूरा डिटेल में कवर किया। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। जब कोई प्रिवेंटिव कानून